नमस्कार, मैं हूं प्रकाश कुमार और आप देख रहे हैं बीडी बिहार झारखंड। अभी हम गया में हैं, हमारे साथ कुमार अभय जी हैं गया से। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है सर। धन्यवाद। अपना थोड़ा सा पद भी बता दीजिएगा सर। जी, मेरा नाम कुमार अभय है। मैं सदर अनुमंडल का कार्यालय प्रभारी हूँ जन स्वराज में। सर, आप प्रभार देख रहे हैं, गया का क्या माहौल रहेगा इस बार? देखिए, गया में समीकरण त्रिकोणीय रहेगा। इसमें आपको एक नई खिलाड़ी के रूप में जन स्वराज राजनीतिक पटल पे दिखेगा। आदरणीय जो विधायक जी और मंत्री जी हैं बिहार सरकार के, प्रेम कुमार जी एक पक्ष हैं ही। दूसरे पक्ष में आप देख रहे हैं कि मोहन श्रीवास्तव जी हैं। तीसरे पक्ष के रूप में इस बार आपको जन स्वराज की लहर दिखेगी। गया के व्यापारी वर्ग बहुत दिनों से एक नया चेहरा चाहता है गया में, और वो इस बार आपको दिखेगा। लड़ाई त्रिकोणीय रहेगा या एक पक्षीय या 20-20? नहीं, लड़ाई त्रिकोणीय रहेगी, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। आप एक झटके में यह नहीं कह सकते कि किसी की 35 साल की राजनीतिक जो समझ है, राजनीतिक अस्तित्व है, वो समाप्त हो जाएगा। तो ये लड़ाई आपको पूरी तरह से त्रिकोणीय ही दिखेगी, इससे हमारी सहमति है। गया विधानसभा से आप आते हैं, आप देख रेख भी कर रहे हैं यहाँ गया का सबसे बड़ा बदहाली क्या है? गया की सबसे बड़ी बदहाली आप देख लीजिए कि गया में आज तक एक ढंग का स्टेडियम नहीं है, बच्चों के लिए प्लेग्राउंड्स नहीं है। ये गया की सबसे बड़ी बदहाली है। गया में इतना पहाड़ों का श्रृंखला है। सर, ये बात आप कह रहे हैं स्टेडियम नहीं है। हमने प्रेम कुमार से इंटरव्यू किए थे, इस बार नहीं, इसके अगले जो पितृपक्ष मेला था उस समय खुद बोले थे, हरी झंडी दिखा रहे थे गांधी मैदान में। उस समय बोले थे कि हमने स्टेडियम इतना बढ़िया बना के दे दिया, गांधी मैदान में इतना विकास कर दिया। कैसे आप करते हैं? गांधी मैदान तो इंक्रोचमेंट का गढ़ लग रहा है। हाँ। आप देखिए, इस समय हमारे लिए नगर के जो अध्यक्ष हैं और वार्ड सदस्य भी हैं गया नगर निगम, गजेंद्र सिंह जी, उन्होंने तो अभियान छेड़ रखा है कि इस इंक्रोचमेंट को यहाँ से दूर किया जाए। जो इंक्रोचमेंट यहाँ पे बढ़ता जा रहा है गांधी मैदान से, अभी आप रविवार को भी देखेंगे कि फिर से एक धरना प्रदर्शन और लोगों की आवाज उठाने का हम एक जरिया बनेंगे, एक तरीका बनेंगे। अब है जी, आपसे प्रश्न रहेगा कि आपको अगर देखा जाए तो पहले बीजेपी के वोट थे खुद। बिल्कुल, 2 अक्टूबर के पहले जन स्वराज में आज जो भी हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर बीजेपी का छोड़ने का वजह क्या रहा? आप लोग झंडा धोए हुए रहते थे कि बीजेपी हमारा राम मंदिर बनवाया, बीजेपी हमारा ये किया, बीजेपी हमारा वो किया, बीजेपी हर कुछ किया, फिर बीजेपी से मोह क्यों बंद किए? कारण है कि बिहार में अभी तक आप एक सामान्य सी भाषा आप सामान्य सी परिस्थिति को अगर देखते हैं तो भाजपा ने अभी तक एक सशक्त चेहरा नहीं दिया है अपने। अभी तक वो नीतीश कुमार के पीछे चल रहे हैं, और नीतीश कुमार कभी इनके कमल पर बैठते हैं और कभी लालटेन पकड़ के लटक जाते हैं। तो बीजेपी खुद इस स्थिति में नहीं है कि वह बता सके कि भविष्य में उसका चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में कौन होगा। दूसरी बात आप समझें, अभी तक बिहार में औद्योगिकरण शून्य है। पिछले 20 साल के इनकी सरकार के बाद भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति देखिए। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट क्यों आएगा बिहार में? बिहार को इन्होंने लेबर सप्लाई का गढ़ बना के रखा है। गया में कितनी अच्छी इंडस्ट्रीज हैं, क्या पलायन रुक गया? आप एक बात बताइए, मिडिल क्लास का बच्चा है, अगर वो कार्य करने गया से बाहर जाता है, या लोअर मिडिल क्लास के गरीब तबके के, खासकर अनुसूचित जाति के जो बच्चे हैं, वो तो शरीर थकने के बाद दिल्ली, बम्बई, गुजरात कमा के बिहार लौट आते हैं। मध्यम वर्ग की आप बात करेंगे, जिनके बच्चे हैं ना, उनके पढ़ने की तरीके से व्यवस्था है। अगर उनको इंजीनियरिंग की तैयारी करना, मेडिकल की तैयारी करना, कोटा जाना है, उसके बाद उनको बीटेक करने, मेडिकल साइंस की पढ़ाई करने के लिए फिर कहीं और जाना है, उसके बाद उनको फिर नौकरी करने भी कहीं और जाना है। लोग अक्सर सोचते हैं कि पलायन का दंश सिर्फ पिछड़ी जातियों में है या जो अनुसूचित जाति है उसमें है, गरीब तबकों में नहीं। तरीके से लोग पलायन को समझ नहीं पा रहा है। पलायन का दंश जो है वो मध्यम वर्ग में उससे ज्यादा है, क्योंकि पार्टी आएगा तो 1 मिनट आप समझिए इस चीज को, परिस्थिति को, कि अगर मध्यम वर्ग का एक बच्चा, मान लीजिए हम बीटेक करते हैं अगर पंजाब से जाके, क्या हमको भविष्य, हम एक तो तैयारी करने बाहर गए, पढ़ने बाहर गए, अब भविष्य में हमको नौकरी के लिए भी बाहर जाना है। अगर हमने अपने पूरा जीवन अगर बेंगलुरु में काम किया है, हमारे बच्चे बेंगलुरु में पैदा हुए, वहां पले और बढ़े हैं, मान लीजिए एक बार मेरा जुड़ाव थोड़ा सा गया से हो सकता है कि मैं एक बार गया आ जाऊं, क्या मेरे बच्चे गया वापस लौटेंगे? समस्या बड़ी विकट है।
उनको एक कभी इस चीज से यहाँ जो संपत्ति है या जो यहाँ का गांव है, घर है, शहर है, उससे लगाव होगा? कभी नहीं होगा। उनको इससे कभी मतलब नहीं होगा कि उनके दादाजी ने सतुआ सान के ही मकान बनाया था, सतुआ खा के, पेट काट के। हमारे पिताजी कितना कष्ट करके बेंगलुरु में यहाँ वहाँ नौकरी करके 2 पैसा काट के घर बेचते थे, तब जाके पिताजी घर बनाए थे कि रिटायरमेंट के बाद जाएंगे। उनको इनसे मतलब नहीं, उनका लगाव नहीं है इन परिस्थितियों से। वो चुपचाप इनको कौड़ी के दाम में बेच के बेंगलोर के किसी अपार्टमेंट में सेटल हो जाएंगे। बुजुर्गावस्था में जो बुजुर्ग अपने बच्चों के साथ आज बिहार, गया, पटना, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, इन स्थानों को छोड़कर अपने बच्चों के साथ एक 2 कमरे के फ्लैट में दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलुरु में, अहमदाबाद में रह रहे हैं, आप उनसे एक बार पूछिए, उनको घर याद आता है? स्वयं भगवान रामचंद्र जी से भी जब किसी ने पूछा, जब वनवास का समय था, कि क्या अयोध्या याद आती है, तब उन्होंने कहा था जननी जन्मभूमि च स्वर्गातिपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि तो स्वयं स्वर्ग के समान है, और उसमें भी पूरी श्रेष्ठ अयोध्या। तो सोचिए, जब स्वयं परमात्मा भी इस मोह से नहीं भाग सके हैं, तो क्या हमको अपना गांव घर याद नहीं आता है? जब दिल्ली बंबई में हम कमाते हैं, हम प्रोफेशनल के रूप में, आईटी प्रोफेशनल के रूप में, लैंग्वेज एक्सपर्ट के रूप में, किसी और रूप में काम करते हैं, हमारे बच्चों को तो भाई वो पलायन का दंश इस तरह से परमानेंट डंक मार जाएगा कि हमारा अस्तित्व ही शहर से समाप्त हो जाएगा भविष्य में। हमारे क्या वो वापस आके इस शहर को कभी देखना चाहेंगे? बड़ी विडंबना है, बहुत सारी जटिल विषय हैं। हाँ, हम लोग इस पे लगातार चर्चा करते रहे। चर्चा कर रहे हैं। आपको लगता है, आप तो इस पार्टी भाजपा छोड़ करके आप इसमें ज्वाइन किए हैं, आपको लग रहा है कि जनसुराज आएगा तो एक करेगा, पलायन दूर, जो पलायन जो कर रहे हैं लोग, बाहर जा रहे हैं कमाने, रुकेगा? बात को समझिए, आप जब किसी मुद्दे पर वोट करते हैं तो पार्टी चाहे या ना चाहे उसको मुद्दा मानना पड़ता है। कोई ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कि जनसुराज चॉकलेट सिर्फ हमारा है कि मीठा बात चॉकलेट है। समझिए, हम आपको उदाहरण देते हैं, हम बोल के नहीं जा सकते हैं। लोग कहते हैं कि भाई लालू जी ने क्या किया। कम से कम जब लालू जी आए तो उन्होंने बोला कि हम गरीबों को आवाज देंगे। आप इससे इनकार नहीं कर सकते कि आज लालू जी पिछड़े और दलितों को आवाज दे चुके हैं, मगर लालू जी को इससे आगे करना था। हाँ, जो नहीं कर पाए, और उनके इस कार्य को समाप्त करते करते बिहार में जंगल राज व्याप्त हो गया। नीतीश जी जंगल राज को समाप्त करने के नाम पर आए थे। जंगल राज समाप्त हुआ कि नहीं? समाप्त हुआ है ना, इससे कोई इनकार नहीं करेगा। जब मोदी जी आए, हिंदुत्व के नाम पर उन्होंने वोट मांगा, आप उनकी जब एजेंडाज को देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के, तो उसमें राम मंदिर का मुद्दा था। भाई पूरा तो उन्होंने किया ना, 370 हटाने का मुद्दा था, किया तो यूसीसी पे बात करते हैं, कर तो रहा है ना। तो आप जिस चीज के लिए जनता के बीच जाते हैं, जिस बात पे वोट मांगते हैं, वो हवस से होता है। तो जब जन स्वराज बोलती है कि हम पलायन का दंश रोक देंगे, हम घर में रोजी रोजगार की व्यवस्था करेंगे, हो सकता है 100% ना कर पाए, 80%, 70%, 65%, 60% कुछ तो करेगा ही करेगा। ये अवश्य संभावी है कि ये होगा ही होगा। इससे इनकार भविष्य में ना आप कर पाएंगे ना मैं कर पाऊंगा। जब हमारी सरकार आएगी, हम फिर बैठेंगे, इसी मुद्दों पर फिर चर्चा करेंगे, और तब आप कहेंगे कि नहीं नहीं, बिल्कुल आप सही कहते हैं, एक हद तक बिहार में पलायन का दंश अब कम चुका है। चलिए, हमारे साथ अभय जी, इनका बात और इनका विचारधारा आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर प्रतिक्रिया अपना दीजिएगा। बाकी आप गया विधानसभा से होंगे, तो गया विधानसभा में इस बार क्या होने वाला है भाई, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या भौकाल त्रिकोणीय होगा, 2020 होगा, या एक तरफा होगा? कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।